हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी क्रॉन समान ज्ञान, और इसी सीरीज में आज आपका एक नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट शुरू होने वाली है और वह है इकोनॉमिक्स। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, कल जब केमिस्ट्री की आखिरी क्लास हुई थी उसके बाद हमने आप सबसे पूछा था कि अगली क्लास कौन सी कराई जाए। तो अगली क्लास में आप लोगों ने जो बचे हुए जो सब्जेक्ट थे उसमें आप लोगों ने चूज किया था वह है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब कि अब आगे हम बढ़ाएंगे 3 से 4 क्लास में ये सीरीज समाप्त हो जाएगी इकोनॉमिक्स की। और जो नए हैं, जिनको नहीं पता है कि कौन कौन सी क्लासें जब समाप्त हो चुकी है किसके सब्जेक्ट की, तो आप देख लेंगे। हमारी जो सीरीज है इसमें से भारत का इतिहास, यानी कि इसमें आपका 3 सेगमेंट प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ आपके जितने भी इंडिया कह सकते विश्व इतिहास है, विश्व इतिहास भी समाप्त कर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ आप हमारी कर दी गई है वो सीरीज है कौन सी, तो ध्यान रखेंगे आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी का भी समाप्त कर दी गई है। आप देखेंगे तो आपका विश्व इतिहास यानी कि विश्व भूगोल भी समाप्त हो चुका है, आपका भारत का भूगोल समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ आपको हम बता दें और सभी सब्जेक्ट, संविधान आपका समाप्त हो चुका है। उसके बाद देखें तो आपका इकोनॉमिक्स हम अभी शुरू करेंगे, भौतिकी विज्ञान, साथ साथ आपका रसायन विज्ञान, उसके साथ आपके समाप्त हो चुके हैं जीव विज्ञान, और भी कुछ सब्जेक्ट समाप्त हो चुके हैं जैसे वह है पर्यावरण, पारिस्थितिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इतने सारे सब्जेक्ट आपके समाप्त हो चुके हैं। बचने वाले जो हैं छोटे छोटे हैं, कंप्यूटर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये कुछ नीचे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। मिसलेनियस जो होते हैं विविध तत्व वो, और जो अब मेन सब्जेक्ट बचा है वह है हमारा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आज की क्लास में जो हम लोग करेंगे इसमें हमारा रहेगा, जो चैप्टर हम कवर करेंगे आज वह है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण, मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय आय, और साथ ही साथ जितने भी पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसे हम कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, भारत में आर्थिक सुधार और आर्थिक नियोजन। यानी कि ये 5 चैप्टर हम कवर करेंगे। और खास करके आपको आर्थिक नियोजन तो बिल्कुल देखना चाहिए, जहां पर पंचवर्षीय योजना है, जहां पर आपको पता चलेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे लंबी थी, किस पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, बोकारो, इन सभी औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ, किस पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल छोटी थी, रोलिंग प्लान कब लाया गया, जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, इंदिरा गांधी किस काल में कौन सी महत्वपूर्ण फैसले ली, ये सभी को हम जानेंगे। बॉम्बे प्लान क्या है, इन सब प्रमुख तथ्य को। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और शुरू करने से पहले जो नए हैं उनको पता है क्या कर लेना है, और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वह भी अपने कर्तव्य को करते हुए आज आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलेंगे अपने सीधे डायरेक्ट चैप्टर सब्जेक्ट की ओर। तो देखेंगे ये रहा भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि आपके इंडियन इकोनॉमी से संबंधित। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत सारे डाटा आपको पुरानी दी गई है, जैसे 2019, कुछ 2012, कुछ 17। तो उन सभी डाटा को हम छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। नई डाटा आप लोग अपडेट होते रहेंगे, जैसा कि उसे आप करेंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। ये बुक जो है 2020 पब्लिकेशन की है। फिर भी अब जैसे हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सभी बदल गए हैं। कुछ और भी डाटा जो आपका आ गया है, बजट 2021-22, 2020-21, इन सभी बजट के अनुसार वो सभी कुछ समाप्त हो चुके हैं पुराने वाले, और नए अपडेट हो गए हैं। तो उसे करेंट अफेयर्स के हिसाब से आप याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण। इनमें कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील का मतलब होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जो भी अपने विकास की ओर अग्रसरित है उसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। कहता है विकसित देशों के सापेक्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। विकसित देश कहने का मतलब है कि अगर हम अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, इन सभी की बात करें तो वह विकसित देश है, और उसके अनुसार हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह पिछड़ी हुई है, और इसलिए यह अल्प विकसित है।
और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, इसलिए विकासशील भी है। आइए यहाँ कुछ डाटा दिया गया है जो कहता है कि विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। ये आपको जानना पड़ेगा कि किस आधार पे वर्ल्ड बैंक जो है यह अर्थव्यवस्था को बांटता है। तब तक आप कमेंट करके ये बताएंगे कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ दिया गया है अर्थव्यवस्था का प्रकार और दूसरी तरफ है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। एक तरफ है न्यूनतम आय वाली, यहाँ पर जो ये डॉलर है यूएस डॉलर यानी कि अमेरिकी डॉलर जो होती है उसके अनुसार न्यून आय वाली कहलाता है $1025 या इससे कम। 1025 को अगर आप लगभग एवरेज मान लीजिए, डॉलर की जो रेट है वो हमेशा अप डाउन होते रहता है, फिर भी हम 70 रुपये के हिसाब से अगर चलते हैं तो $1025 आप करेंगे इंटू 70, तो उतनी रुपये जो है ये आपका क्या कहलाएगा, एक तरह से न्यूनतम आय कहलाती है। दूसरा आता है न्यून मध्य आय, जो कि 1026 से $, 3,995 वाली न्यून मध्य आय कहलाता है। दूसरा होता है उच्च मध्य आय, जो कि 3,996 से 12,375 वाली, और सर्वाधिक उच्च जो है $, 12,376 या उससे अधिक को बांटा गया है, और इन सभी को विश्व बैंक के द्वारा निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं, कहता है पहला पॉइंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल सही है कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है यानी कि लगभग 55% से अधिक, उसकी आजीविका का मुख्य स्रोत ही कृषि है, और देश की कुल जनसंख्या का 68.8% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखेंगे, ये कुछ डाटा आपको कहीं अन्य बुक में कुछ कम या ज़्यादा भी देखने के लिए मिलेंगे। इस बुक के अनुसार आप याद रखें तो 68.8% है। कहता है कई उद्योगों को कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रा अर्जन करने में भी अहम योगदान है। दूसरा पॉइंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये पॉइंट को खास करके याद रखेंगे, डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था या समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस तरह से। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, जिसका मतलब होता है जहां पर निजी और सार्वजनिक, प्राइवेट और पब्लिक क्षेत्र दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है, और इसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। भारत के आयोजन में आरंभ में ही दोनों क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार किया गया। शुरुआती योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका थी, किंतु 1991, खास करके ये ध्यान रखेंगे पॉइंट को, 1991 से आरंभ उदारीकरण के प्रभाव से निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई है। 1991 का उदारीकरण, जिसमें आधुनिक उदारीकरण के रूप में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाना जाता है। तीसरा आता है भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब क्या होता है कि विकसित देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, और जिसका आधार क्या है, तो कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान। हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर योगदान है तो वह है कृषि क्षेत्र का, और इस कारण से ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम होना। तीसरा जनसंख्या की अधिक वृद्धि होना। हम पूरे विश्व में जनसंख्या के अनुसार दूसरे नंबर पे आते हैं, और जबकि हमारी जो घनत्व है यानी कि जो क्षेत्रफल है हमारे देश की, वह पूरे विश्व के 7वें नंबर पे है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सपोज डेट आपके पास 1 किलोमीटर की ज़मीन है, 1 किलोमीटर आपका एरिया है, और उसमें आप 1000-5000 लोग रह रहे हैं, तो आपको उसी 1000 में आपके घर भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, आपके कृषि क्षेत्र भी है, तो इन सभी में आपको मैनेज करने में तो ऐसी प्रॉब्लम होएगी ही। तो इस कारण से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ी और अल्प विकसित है। साथ ही साथ बेरोजगार श्रम शक्ति का अधिक अनुपात, बेरोजगारी की भी अधिकता के कारण, और निर्धनता का अधिक अनुपात। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर कृषि होगी और कृषि के साथ साथ खेतों में किसानों को उसके अनुसार मूल्य नहीं मिल पाता, उसके फसलों का जब मूल्य नहीं मिलेगा तब उसे क्या होगी, उससे प्रति व्यक्ति आय में स्तर कमेगा,
और जब स्तर कमेगा प्रति व्यक्ति आय और खास करके हमारी जनसंख्या भी अपने चरम सीमा पर है, उसके साथ साथ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, रोजगार नहीं रहेगा तो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी है तो खुद ब खुद निर्धनता यानी कि गरीबी तो आना आम बात है। तो इन सभी के कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह अल्प विकसित और पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहलाती है। चौथा आधार है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। ये एक हमारा प्लस पॉइंट है कि हम विकासशील हैं, कम से कम अपने आधार की ओर अग्रसरित हैं। और इसके अंतर्गत कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकों के आधार पर विकसित देशों से पिछड़ी हुई है उन सूचकों में निरंतर सुधार हो रहा है, अर्थात वह विकास की ओर अग्रसर है। अब यहाँ दिया गया है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सी है? पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मतलब होती है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार होता है और उनका प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। यानी कि जो पूंजीवाद लोग होते हैं वहां पर वो जो उत्पादन करते हैं वो अपने साधन के अनुसार, है ना, जैसे पूंजी, श्रम, भूमि, ये सभी उसके अपने होते हैं और व्यक्तिगत लाभ के लिए यानी वो अपने लाभ के लिए करते हैं, ना कि सामाजिक लाभ के लिए। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहता है कि इनमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है और यहाँ नियोजन की प्रधानता होती है, यानी कि लोगों की प्रधानता होती है और वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है। तीसरी अर्थव्यवस्था होती है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी इसे बोलता है। और ये हमेशा प्रश्न पूछी जाती है कि बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां बाहरी देश से किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होती है, न हम अपने सामान को बाहर भेज सकते हैं, न हम बाहर के सामान को अपने पास ला सकते हैं। इसे हम आयात निर्यात कहते हैं और इस कारण अगर वो बंद होती है तो उसे बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो चैप्टर है वह है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में इसके जो डाटा है वो अलग अलग बदलते रहते हैं, पर इसके शुरुआत और इसकी जो कौन कौन सी प्रमुख कारण है ये हमारे लिए उपयुक्त है। जैसे हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा ही मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन किया जाता है। और ये सर्वप्रथम किसने किया था? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, एचडीआई को प्रयुक्त किसने किया था? तो महबूब उल हक, जिनका संबंध पाकिस्तान से है। और इसके अंतर्गत 3 सूचकांक आते हैं। वो कौन कौन से सूचकांक है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक 1/3, शिक्षा सूचकांक 1/3 और आय सूचकांक 1/3 होती है। एक एक करके इन सभी को जानें। तो कहता है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, कहता है यह सूचकांक किसी देश की जनसंख्या का जन्म के समय सापेक्ष जीवन प्रत्याशा की उपलब्धि का मापन करता है, जन्म के समय। दूसरा होता है शिक्षा सूचकांक, जिसके अंतर्गत 2 आंकड़े हैं। पहला की स्कूलावधि के औसत वर्ष, इसके अंतर्गत 25 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्ष। और दूसरा है स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष, जहां पर 5 वर्षीय बालक द्वारा अपने जीवन में बिताए गए स्कूल के समय। ये दोनों होती है शिक्षा सूचकांक। और तीसरा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है आय सूचकांक। आय सूचकांक जहां पर जीवन निर्वाह स्तर के मापन हेतु प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, जीडीपी, इसको प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति तुल्यता आधारित सकल राष्ट्रीय आय से प्रतिस्थापित किया जाता है। ये सभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय क्या है, फिर साथ ही साथ जीडीपी, इन सभी के बारे में। आगे देखिए तो है सूचकांक का मान। सूचकांक का मान किस हिसाब से तैयार किया जाता है? तो सबसे पहले है कि सूचकांक का मान 0 से 1, सूचकांक का मान जो है यह 0 से 1 के बीच होती है। इसके साथ साथ जिस देश में सूचकांक का मान जितना अधिक होता है वह देश मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में उतना ही अधिक होता है। 0 से 1 के बीच में ही होती है, मगर 1 जो रहेगा वह अत्यधिक उच्च होगा। जैसे यहाँ है कि अत्यधिक उच्च कौन है? तो 0.800 से 1.0 तक।
उच्च श्रेणी के अंतर्गत 0.700 से 0.790, मध्यम आता है 0.550 से 0.699 और निम्न श्रेणी में आता है 0.0 से 0.550। ये डाटा याद रखेंगे। आगे बढ़ें तो यहां पर है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019, जो कि हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग अब चल रहे हैं 2021 की श्रेणी में। फिर भी यहाँ पर एक बात जानने लायक जो है वह है कि यूएनडीपी जब इसे पेश करता है, 2019 का पेश किया था, तो 20 में कुल 189 देशों की सूचकांक जारी करता है, जिसमें भारत 129वें स्थान पर रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ है ये सभी पूरे दिया गया है, ये हमारे काम की अब नहीं रही है। आप नए वाले जो डाटा है उसे 2021 वाले उसको चेक करेंगे और वहां से आप कर लेंगे। यहाँ दिया गया है भारत मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2011। इन सभी के बारे में अब हमारे काम की कुछ नहीं है, तो इसे हम छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। एक ये ध्यान रखेंगे, सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या होती है? तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली की अवधारणा भूटान द्वारा विकसित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सकल राष्ट्रीय खुशहाली की अवधारणा भूटान द्वारा विकसित की गई है और भूटान की सकल राष्ट्रीय खुशहाली उच्च प्रति व्यक्ति आय, पर्यावरण संरक्षण, अच्छा अभिशासन एवं सांस्कृतिक प्रोत्साहन की उपलब्धियों पर निर्भर करती है। अब आ रहा है हमारा तीसरा चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट प्रश्न बनाता है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम निकाली कैसे जाती है, इसके बारे में। तो राष्ट्रीय आय की हम बात करें तो सर्वप्रथम भारत में जो है राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान हमारे जो ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 के लिए लाया गया था, जिसमें उनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया गया। और स्वतंत्रता के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता के बाद यानी हमारे 1947 के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। ये इतने में आपको 3 से 4 पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय आय भारत का सर्वप्रथम अनुमानित किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में ही। ठीक है, उनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके साथ साथ 1949 में स्वतंत्रता के बाद पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में की गई। अगले हमारा सीएसओ को हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1951 में मई 1951 में भारत सरकार द्वारा की गई थी और जिसका काम होता है वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान इसी के द्वारा लगाई जाती है। अब आगे है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या होती है इसे समझेंगे। तो कहता है कि राष्ट्रीय आय की कुछ प्रचलित अवधारणाएं हैं। ये कौन कौन सी अवधारणाएं हैं? तो वह है सकल घरेलू उत्पाद। पहला है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, ध्यान रखेंगे, जीडीपी जो गणना होती है वह एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष का मतलब है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होती है मार्च से अप्रैल वाली, इसमें, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद होता है। और ये ध्यान रखेंगे भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, यानी कि हमारा जो वित्तीय वर्ष अभी चालू हो चुका है 1 अप्रैल से अगले साल यानी कि 2022 तक 31 मार्च तक, इसे ही हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। और ये पूरे वर्ष में जितने भी उत्पादन सभी वस्तु और सेवा होगा उन सब को घटाने के बाद जो हमारी मेन मौद्रिक मूल्य प्राप्त होगा वही हमारा कहलाता है जीडीपी। ध्यान रखेंगे, जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को दिखाता है। जीडीपी जितना कमेगा बढ़ेगा वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को निरूपित करेगा। आगे आता है कि जीडीपी के त्रैमासिक आंकड़े, 3 मास में जो होती है,
सीएसओ द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसके द्वारा 1996-97 में सकल घरेलू उत्पाद में त्रैमासिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। दूसरा आता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसे हम एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष में हुए मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। जहां पर जीडीपी में जो डिप्रिसिएशन होती है, डिप्रिसिएशन को हटा करके जो अधिकार हमें प्राप्त होता है उसे हम शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी कहते हैं। यानी कि हम सीधे कह सकते हैं कि एनडीपी बराबर क्या होती है, एनडीपी बराबर आपका हो जाएगा वह है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ये देखेंगे एनडीपी बराबर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन जो होगी उसे हम एनडीपी के नाम से जानते हैं। तीसरा आता है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। इसको ये याद रखेंगे, इसे निकालने के लिए क्या कार्य किया जाता है, इसकी फॉर्मूला आगे हम बताएंगे आपको। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स की मतलब होती है, यानी कि कह सकते हैं हम डायरेक्ट देश में नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय, और एम होता है वह होता है विदेशी द्वारा देश में अर्जित आय। इसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में गणना करते हैं। तो आइए देखते हैं, कहता है कि किसी देश के नागरिक द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष के उसके विदेशों से आय को जोड़ते हैं तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। कहने का मतलब सिंपल सी ये है कि हमारी जीडीपी में देश के नागरिक द्वारा जो विदेश, यानी कि सपोर्टेड बहुत सारे लोग अमेरिका, सऊदी अरबिया, कुवैत यहाँ रहते हैं, वहाँ पर जो जितना इनकम कर रहे हैं और कोई विदेशी हमारे यहाँ इनकम कर रहा है, सपोर्टेड कोई बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से आकर के भारत में जो इनकम कर रहा है, इन सभी को जीडीपी में जो विदेशी आय से हमें प्राप्त हो रही है उसको जोड़ करके और जो विदेशी हमसे प्राप्त कर रहे हैं उसको घटा करके जो निकाला जाता है उसे जीएनपी के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। कह रहे यह जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है और इसी तरह देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को जीडीपी में से घटा दिया जाता है। यानी कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशों द्वारा देश में अर्जित आय, ये कहलाती है हमारा जीएनपी। आगे है यहाँ पर कुछ और दिया गया है कि x बराबर कह रहा है कि यदि x क्या था तो देश के नागरिक द्वारा विदेशों में इनकम बराबर विदेशों के नागरिक द्वारा देश से इनकम, तो जीडीपी बराबर जीएनपी होगा। यानी कि हम सपोज डेट अमेरिका से 100 रुपया कमा रहे हैं और कोई नेपाल का व्यक्ति है वो हमसे 100 रुपया कमा करके जा रहा है, तब जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर होगी। दूसरा आता है कि बंद अर्थव्यवस्था में जहां पे आयात और निर्यात दोनों बंद होती है वहां पर देश के नागरिक द्वारा विदेशों में कमाए गए माइनस अगर करते हैं विदेश के नागरिकों द्वारा देश से कमाए गए, ये दोनों जीरो होगा, तब जीडीपी बराबर जीएनपी होगी। यानी कि जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर कब होगा, तो सीधा सा है कि अगर हम किसी देश में कमा रहे हैं और वहां के लोग हमारे यहाँ कमा रहे हैं तो दोनों की बराबर है। सपोज डेट आप घर के किसी एक सदस्य हैं, आपको उसकी बंटवारा किसी चीज़ की करनी होगी, तब आप 50-50 करेंगे, 50-50 करेंगे, यानी कि ना तो आपको घाटा हो रहा है ना आपको फायदा हो रहा है, तब आपकी जीडीपी और जीएनपी बराबर हो जाएगी। दूसरा कहता है कि आपकी घर जो है वहाँ पर कोई टूट फूट नहीं हुई, यानी कि आपके पास जो 100 रुपये है वो भी 100 रुपया है और ये 100 रुपया किसी के साथ बटा ही नहीं, तब फिर कोई घटा ही नहीं, यानी कि जीडीपी और जीएनपी उस स्थिति में भी बराबर होगी। अब आगे बढ़ेंगे, कहता है कि जीएनपी किसी अर्थव्यवस्था की बाहरी शक्ति को दर्शाता है, इससे राष्ट्रीय आय और गुणता दोनों का ही पता चलता है। यानी कि जीएनपी में जितना ज़्यादा हम विदेशों से आय को अर्जित करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी राष्ट्र की आय को बढ़ाएगा और एक देश को दूसरे देश में एक प्रभुता भी मिलती है कि इस देश में एक इनकम सोर्स है।
ठीक है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं एवं विश्व बैंक द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति तुल्यता द्वारा उनके GNP का आकलन किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा। तो आप इन दोनों की स्थापना और मुख्यालय दोनों की कहाँ है ये कमेंट करेंगे। आगे आता है हमारा वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP के नाम से जानते हैं। NNP की बात करें तो कहता है किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को जोड़कर मूल्य ह्रास को घटाकर जो आय बचती है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहने का मतलब NNP को अगर आप समझें तो NNP ये कहता है कि जो GDP हमारा है, GDP में अगर हम घटा दें किसे, GDP में पहले तो हम विदेश में से जो आय हो रहा है उसको हम जोड़ देंगे, विदेशी आय को हम जोड़ेंगे और उसके साथ साथ जो हमारा मूल्य ह्रास होता है, डिप्रिसिएशन होता है, उसे हम माइनस कर देंगे, तब हमारा NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी कि आप सीधी समझें, सपोज दैट आपने किसी वस्तु को खरीदा 100 रुपये में, ठीक है, उसके बाद आपने कहीं से उस पर सपोज दैट आपने कुछ खर्च किया 120 रुपया, तो आपकी टोटल कितनी लग गई उसमें? 120 रुपया। आप प्रॉफिट लॉस में पढ़े होंगे, 120 रुपया लग गई। अब इसमें से आप क्या किए कि जो आपको इनकम हुआ, सपोज दैट आपने इसको 150 में बेचा, 150 में बेचा यानी कि बचा सिर्फ आपको मुख्य रूप से कितना? 30 रुपया। तो यही आपको नेट प्रॉफिट कहलाता है, यानी कि NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से आप इसे ही कह सकते हैं। यही 30 रुपया जो है हमारा NNP कहलाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं, यहां पर उसकी फॉर्मूला दी गई है कि NNP बराबर GDP प्लस विदेशों से आय माइनस मूल्य ह्रास या GNP माइनस मूल्य ह्रास। GNP कहां से आया? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हम यही कर रहे थे कि GDP प्लस विदेशों से आय को हम GNP के नाम से जानते थे, तो GNP माइनस मूल्य ह्रास बराबर NNP। कहता है NNP को देश की जनसंख्या से भाग देकर भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया जाता है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो हम है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे निरूपित करते हैं? तो देश की जनसंख्या से भाग दे करके, यानी कि सपोज दैट हमारी जनसंख्या सपोज दैट 120 करोड़ है, 120 करोड़ है, तो भाग देकर जो NNP को देश की जनसंख्या से, और हमारा NNP सपोज दैट 60 है ना, तब इसको भाग देंगे तो सपोज दैट ये कितना? 2 रुपये हो रहा है ना, तो जो बचेगा यानी कि हम प्रति व्यक्ति आय है वह कितना है? 2 रुपया है। ये ध्यान रखेंगे, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2 रुपया। आगे बढ़ेंगे, कहता है NNP किसी अर्थव्यवस्था की आय को दर्शाने का सबसे बेहतर अवधारणा है क्योंकि यह उसकी मात्रा, गुणवत्ता, मूल्य ह्रास और बाह्य शक्ति को स्पष्ट करता है। NNP क्यों ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ही हमारा नेशनल इनकम कहलाती है। आशा करेंगे ये समझ में आ रही होगी आपको। अब आगे देखेंगे वह है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो कहता है भारत में साधन या कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं और इसकी गणना के लिए बाजार मूल्य पर प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर जो होती है इन सभी को घटा करके और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। यानी कि यहां पर दिया गया है कि NNP-FC बराबर NNP-MP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। पॉइंट है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना के लिए स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। किस पे? स्थिर कीमत पर। और वास्तविक राष्ट्रीय आय बराबर स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय होता है। आगे बढ़ेंगे, वीडियो पसंद आ रही है लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। आप जितना कमेंट करते हैं उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलती है, जितना आप शेयर करते हैं, जितने लोग जुड़ते हैं उतने ज़्यादा ही हमें और इसे अच्छे से करने की एक मोटिवेशन प्रेरणा मिलती है। तो आप इसे शेयर लाइक कमेंट करते रहें ताकि और भी सारे लोग जुड़ते रहें और हम आपको इसी तरह से डेली क्लास कराते रहें। देखते हैं, कहते हैं साधन या कारक लागत। कहते हैं कि किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को कारकों के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है उसे कारक लागत कहते हैं।
फिर आता है बाजार लागत। मार्केट कॉस्ट क्या होती है कि जब किसी उत्पाद के साधन लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं तो बाजार लागत प्राप्त होती है। वह उत्पाद इसी मूल्य पर फैक्ट्री छोड़ता है। तीसरा आता है स्थिर मूल्य। यह किसी उत्पाद का पीछे के किसी वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य है। भारत में वर्ष 2011-12 को स्थिर मूल्य का आधार वर्ष माना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। जो कांस्टेंट प्राइस है भारत का वर्तमान में वह 2011-12 की ही है, और इसके अनुसार जो पीछे जितना हम उत्पादन करते हैं, जितना हम प्राप्त करते हैं, इन सभी को यहाँ पर गणना की जाती है, और इसी के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कांस्टेंट प्राइस क्या है। एक होता है हमारा चालू मूल्य। चालू मूल्य जो है वह है करंट प्राइस। करंट प्राइस के अंतर्गत क्या होता है कि किसी उत्पाद पर जो अधिकतम बिक्री मूल्य छपा होता है वह उसका चालू मूल्य होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसे हम MRP के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने चाहते हैं, चाहे वो साबुन है, कुछ भी है, उस पे MRP लिखा रहता है, और MRP यानी कि अगर सपोज डेट उसमें लिखा है 20 रुपया, तो 20 रुपया में ही मिलेगा, 20 प्लस नहीं जा सकता है, 20 रुपया से ज़्यादा नहीं जा सकता। वो अपने परसेंटेज के हिसाब से आपको कम में मिल सकती है, पर 21 रुपया में वो नहीं मिलेगा। इसे ही कहा जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ है व्यक्तिगत आय, जिसे पर्सनल इनकम कहते हैं। इसको समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत आय कहते हैं किसी देश के नागरिकों को प्राप्त होने वाली आय व्यक्तिगत आय कहलाती है। व्यक्तिगत आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय माइनस निगमों का अतिरिक्त लाभांश माइनस निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान प्लस व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान। सीधी सी बात है कि आप सब कुछ लेने देने के बाद जो आपकी पर्सनल इनकम बचती है उसे हम व्यक्तिगत आय के नाम से जानते हैं। एक होता है व्यय योग व्यक्तिगत आय। इसके अंतर्गत व्यक्ति आय में से प्रत्यक्ष कर, चाहे प्रत्यक्ष कर के वो किसे किसे कहते हैं, तो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स यानी कि व्यय कर, ब्याज कर, ये सभी को हम प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत लाते हैं। कहते हैं कि प्रत्यक्ष कर को घटाने के बाद बची आय को हम व्यय योग आय कहते हैं, यानी कि अब इसे हम खर्च करने योग आय कहते हैं। यानी कि सपोज डेट आपने किसी बिजनेस को शुरू किया, उसमें आपने 1 लाख रुपया लगा, और साथ में अब आपकी जो इनकम हुई, आपने सेलिंग किया, उसमें आपको 50,000 की बचत हुई। तो 50,000 की जो बचत हुई यही आपकी खर्च है। आप इसी 50,000 में से अब आपको खर्च करना, ये 1 लाख तो आपकी मेन पूंजी ही थी। अब इस 1 लाख को आप कुछ नहीं कर सकते, इसी 50,000 में से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, आप इससे अपनी फैमिली चला सकते हैं। यही कहलाता है व्यय योग व्यक्तिगत आय, डिस्पोजेबल व पर्सनल इनकम कहलाती है। कहता है व्यय योग आय बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर, यानी कि आयकर, व्यय कर, ब्याज कर, इन सभी को घटाने के बाद जो होता है वह हमारा व्यय योग आय कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना कुछ अन्य तथ्यों के अनुसार भी की जाती है। पहला है कि मुख्य रूप से इसे 3 विधि द्वारा की जाती है। ये 3 विधि कौन कौन सी है? उत्पाद गणना विधि। इसमें देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उसके योग को अंतिम उपज योग कहा जाता है, और यह वास्तव में जीडीपी को दर्शाता है। जीडीपी को दर्शाने का इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उसमें जितना हम मूल्य प्राप्त करते हैं वही हमारा जीडीपी कहलाता है। दूसरा होता है आय गणना विधि। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति और व्यावसायिक उपक्रम की शुद्ध आय का योग प्राप्त होता है। तीसरा होता है उपभोग बचत विधि। इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर अंतरराष्ट्रीय आय कुल बचतों का योग होती है। आगे बढ़ेंगे, कहता है यहां पर कि स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय आकलन हेतु 2011-12 नया आधार वर्ष, ये नया आधार वर्ष है, पहले 2004-5 हुआ करता था, तो इसे समझना होगा। कहता है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े प्रचलित मूल्यों तथा स्थिर आय वर्ष मूल्यों पर जारी किए जाते हैं।
स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद व राष्ट्रीय संबंधी आंकड़ों का आकलन 2004-5 के आधार वर्ष बदलकर अब 2011-12 कर दिया गया है। यानी कि अब जो हमारा अस्थायी आधार वर्ष है वह है 2011-12। आगे चलेंगे। आगे कहता है कि यहाँ पर कि वैश्विक स्तर पर मानकीकरण और तुलनात्मक प्रयोजन के लिए सभी देश संयुक्त राष्ट्र से माध्यम से तैयार की गई SNA व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये व्यवस्था दी गई है SNA। और SNA 2008 वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UNSC द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय लेखा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानकों का नवीनतम संस्करण है। और इसके आधार पर यहाँ पर कुछ डाटा दी गई है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना योगदान है। ये 2018-19 तक की डाटा है, तो इसे हम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द्वितीय क्षेत्र में 15% था 1950-51 जब CSO बना था तब। प्राथमिक क्षेत्र में 55.4। प्राथमिक, ये ध्यान रखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता कौन कौन सा है ना। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वन, मत्स्य आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, खनन, खदान, बिजली निर्माण, गैस एवं जल संभरण। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार, वित्त एवं वास्तविक जायदाद, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं आती है। आगे देखें तो यहाँ पर सभी दिया गया है कि शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले 5 राज्य, ये सभी अब इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2018-19 की डाटा दी गई है। ये क्या है? हिंदू वृद्धि दर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। हिंदू वृद्धि दर, तो इसमें एक सबसे बढ़िया फंसाने वाला ऑप्शन देता है जनसंख्या। एक दे देगा जनसंख्या से, और एक दे देगा धर्म से, एक दे देगा आपको राष्ट्रीय यानी कि वित्त से। इन सभी से संबंधित दे देता है और बहुत सारे लोग फंसते हैं हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में कि ये जनसंख्या और धर्म से संबंधित है। पर आप ध्यान रखेंगे हिंदू वृद्धि दर का संबंध ना तो जनसंख्या से है ना धर्म से है, इसका संबंध राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर से है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर से है। और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर राजकृष्णन द्वारा 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के अपने वक्तव्य के दौरान किया गया था। किनके द्वारा? प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा। नेक्स्ट आता है हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग क्या है? तो इसके अंतर्गत हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय आकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्राकृतिक संसाधनों के अपक्षय लागतों को राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाता है, और जिन प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति की जा सकती है उनकी पुनः पूर्ति के लिए किए गए प्रयास पर लाई गई लागतों को भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में समायोजित किया जाता है। एक आता है हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रीन GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका तात्पर्य ये होता है कि निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति संपदा की उस अधिकतम मात्रा से है जिसे राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते हुए प्राप्त किया जा सकता है। GGNP यानी कि ग्रीन GNP का मूल्यांकन प्रत्येक 10 वर्ष बाद विश्व बैंक द्वारा किया जाता है और भारत के लिए यह $4300 प्रति व्यक्ति यानी कि 2001 रही है। अब अगला चैप्टर जो हमारा है वह है भारत में आर्थिक सुधार। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आएगा? जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा वो डायरेक्ट हमें कमेंट करेंगे, हम आपको कमेंट का एक एक जवाब देंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगी। जो भी नहीं समझ में आएगा उसका कमेंट में आप कमेंट कर देंगे। देखते हैं भारत में आर्थिक सुधार। भारत में आर्थिक सुधार का बहुत बड़ा रोल है और उसके साथ साथ जब आर्थिक नियोजन आएगा तो वो और खास करके इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो आर्थिक नियोजन आप देख करके ही जाएंगे क्योंकि आर्थिक नियोजन यानी कि आपकी पंचवर्षीय योजना आएगी। कहते हैं भारत में आर्थिक सुधार जिसके अंतर्गत इसका मतलब उनसे है जिसका प्रारंभ 1991 में अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों की वृद्धि करने के दृष्टिकोण से किया गया। लंबे समय से चली आ रही लोक लुभावन आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा उससे भारत के सामने भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई और इस समस्या के समाधान के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF कहते हैं
आईएमएफ की विस्तारित कोष सुविधा से विदेशी मुद्रा से सहायता मिली, लेकिन यह मदद कुछ शर्तों के साथ मिली और भारत को मध्यम अवधि की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव लाने होंगे ताकि भुगतान संतुलन की स्थिति पुनः उत्पन्न न हो। देखेंगे तो कहता है कि भारत में आर्थिक सुधारों में दो प्रकार की युक्तियां शामिल है, एक समष्टि और एक संरचनात्मक। समष्टि कहता है कि इनके द्वारा लोगों को क्रय शक्ति में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में सकल मांग को बढ़ाना होता। दूसरा है कि इसमें उत्पादन प्रक्रिया को उन्मुक्त करके अर्थव्यवस्था में सकल आपूर्ति को बढ़ाना था, संरचनात्मक सुधार के अंतर्गत। कहते हैं भारत में आर्थिक सुधार के लिए 3 प्रक्रियाएं अपनाई गई है। ये है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे हम LPG के नाम से जानते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये भारत के आर्थिक सुधार की 3 अलग अलग नीतियां हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला आता है उदारीकरण, जिसे हम लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। उदारीकरण का अर्थ है व्यापार एवं उद्योग को अवांछित सरकारी नीतियों एवं पाबंदियों से मुक्त करना, यानी कि सरकार की जो कुछ अलग अलग नीतियां होती है उससे पाबंदी को हटाना, ये कहलाता है उसका क्या, उदारीकरण कहलाता है। और कहता है इस नीति को 2 प्रमुख बातें हैं। पहला कि निजी क्षेत्र को उन उद्योगों को चलाने की अनुमति देना जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। दूसरा, निजी क्षेत्र के लिए बनाए गए नियम में ढील देना। ये उदारीकरण के 2 प्रमुख बात है। उसके साथ साथ कहता है कि उदारीकरण में किए गए कुछ उपाय, पहला है औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, दूसरा वित्तीय क्षेत्र में सुधार, तीसरा कर सुधार और चौथा विदेशी व्यापार में सुधार आता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, जिस पर कि वर्तमान सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है, वही है प्राइवेटाइजेशन। और कहता है ऐसी प्रक्रिया में निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्वामित्व एवं नियंत्रण में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। अब समझेंगे उदारीकरण क्या कहा था कि उद्योग का अवांछित सरकारी नियंत्रण एवं पाबंदी से मुक्त करने के लिए, जबकि निजीकरण कहता है कि सरकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्र को स्वामित्व दे दो, ये निजीकरण कहलाएगा। और निजीकरण के लिए उपाय क्या है, निजी विदेशी विनियोग, विनिवेश और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। एक आता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, कहता है वह वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरा विश्व एकल बाजार बन जाता है, यानी कि पूरा विश्व जो रहता है वो एक बाजार बन जाता है और इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार के माध्यम से कई देशों के बीच इसे एकीकरण एवं परस्पर संबंध के रूप में भी समझा जा सकता है। इस प्रक्रिया में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के लिए किए गए उपाय, वह है रुपये का मूल्यन, रुपये का परिवर्तनशीलता, तटकर एवं शुल्क में कमी और विदेशी विनियोग। आगे बढ़ेंगे। कहते हैं आर्थिक सुधारों की पीढ़ियां। आर्थिक सुधारों की पीढ़ियां जो है यह मुख्य रूप से 3 है। ये कौन कौन सी है, पहली पीढ़ी आती है फर्स्ट जनरेशन, जो कहता है कि इसकी अवधि 1991 से 2001 थी और इसके अंतर्गत उद्योग अनारक्षण, लाइसेंस मुक्तिकरण, विनिवेश, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, विनियमन, FERA यानी कि फेरा, विदेशी विनिवेश, बैंकिंग, शेयर बाजार, बीमा एवं कर संबंधी सुधार था पहला जनरेशन में। यानी कि ये ध्यान रखेंगे बैंकिंग, शेयर बाजार, बीमा, विदेशी निवेश, ये सभी 1991 से 2000 के अवधि की थी। दूसरी अवधि आती है वह है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन कहता है कि इनकी आवश्यकता प्रथम पीढ़ी के सुधारों के क्रियान्वयन हेतु पड़ी और यह 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत प्रशासित मूल्य पद्धति को धीरे धीरे समाप्त करना, श्रम कानून सुधार, कंपनी अधिनियम सुधार, गैर रणनीतिक सरकारी कंपनियों का विनिवेश आदि शामिल है। और थर्ड जनरेशन आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्थिक सुधार की शुरुआत थर्ड जनरेशन की पीढ़ी में ही 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन 2002 के साथ हुई। यानी कि थर्ड जनरेशन कब शुरू होता है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के अनुसार 2002 में। और इसका उद्देश्य आर्थिक सुधार के लाभ का विकेंद्रीकरण करके लोगों को शामिल किया जा सके
इसके लिए पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। आर्थिक सुधारों की ये पीढ़ियां एक का समापन और दूसरे का प्रारंभ नहीं है, अपितु ये एक साथ परिचालित है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है वह है हमारा कि भारत में आर्थिक नियोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आर्थिक नियोजन। इसी में हम जानेंगे पूरे पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो आइए चलेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में। और वीडियो समझ में आ रही है, आपको कोई क्वेरी है आप कमेंट करते रहेंगे। तो देखते हैं भारत में आर्थिक नियोजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कहता है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ ही होता है राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। यानी कि पहले से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी कितनी इनकम होगी, कितनी आय होगी और कितनी बचत होगी, कितनी खपत होगी। यहाँ दिया गया है नियोजन के मुख्य उद्देश्य। आर्थिक नियोजन के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, कुछ अपनी उसकी सीमा है, उसके अंतर्गत क्या क्या है। तो वह है आर्थिक विकास की उचित दर प्राप्त करना, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय जिसके अंतर्गत आर्थिक असमानताओं में कमी, आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर रोक, समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान। चौथा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्वामित्व, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। आगे आता है कि भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या है, ये समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्थिक नियोजन की इतिहास, जहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। कहते हैं भारत में के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था है कि भारत में नियोजन की आवश्यकता का पहला विवरण 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, ये नाम याद रखेंगे, ये पुस्तक की नाम है। पर ज्यादातर आपसे जो पुस्तक पूछा जाता है नाम, वह पूछा जाता है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया का प्रकाशन एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में हुई थी और भारत में नियोजन की आवश्यकता का पहला विवरण यहीं से मिलता है। आगे आता है राष्ट्रीय नियोजन समिति। तो भारत में राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता पर विचार करने के लिए कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, आपको पता होगा कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुई थी और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा की जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। क्लियर है। जबकि ये ध्यान रखेंगे वो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे हरिपुरा और त्रिपुरी के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, जबकि राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ध्यान रखेंगे, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे आता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान की बात करें तो बॉम्बे के 8 प्रमुख उद्योगपति के द्वारा 1944 में अर्देशीर दलाल की अध्यक्षता में बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट आता है जन योजना, जो कि 1945 में एम.एन. रॉय ने जन आयोग पीपुल्स प्लान को प्रस्तुत किया था। सर्वोदय योजना, इसे 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, सर्वोदय योजना किसकी द्वारा शुरू की गई, कब शुरू की गई, तो 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। एक होती है नियोजन के प्रकार। नियोजन के प्रकार के अंतर्गत क्या है कि पहला आता है दृष्टि नियोजन यानी कि प्रेस्पेक्टिव नियोजन। देखेंगे इसे, देखेंगे कहता है दृष्टि नियोजन यानी कि प्रेस्पेक्टिव प्लानिंग के अंतर्गत कि भारतीय योजना आयोग के अनुसार दृष्टि नियोजन एक लंबी अवधि यानी कि 15, 20, 25 वर्ष के लिए अपनाए जाने वाले विकासों का एक खाका है और अर्थात पूर्व से ही दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। किंतु इस योजना का आशय 15 या 20 वर्षों की पूरी अवधि के लिए एक ही योजना का निर्माण करना नहीं है। यानी कि हम एक दृष्टि लगा सकते हैं कि 20 वर्ष में हम इसे खत्म कर देंगे। जैसे कि कहा जाता है कि टीबी उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन, मलेरिया, ये सभी जो 2025, 2023, 2030 रखा जाता है, इन सभी में एक पर्सपेक्टिव रखा जाता है कि हम इतना समय में इसे पूरा कर लेंगे। तो इसलिए इसे लंबी अवधि के लिए बनाई जाती है। कहा जाता है कि वास्तव में दृष्टि नियोजन में 4 या 5 वर्ष की कई अल्पकालीन योजनाओं में विभक्त करके निर्धारित अवधि के भीतर योजना के बृहद उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। एक है अल्पकालिक योजना, जैसे पंचवर्षीय योजना, तो वार्षिक योजनाओं में विभक्त कर दिया जाता है ताकि प्रत्येक वार्षिक योजना पंचवर्षीय योजना के विस्तृत ढांचे में समायोजित की जाए।
दूसरा आता है परिचयात्मक या सांकेतिक नियोजन। इंडक्टिव प्लानिंग क्या है? तो कहता है कि इस प्रकार के नियोजन में आर्थिक समृद्धि और विकास के मात्रात्मक लक्ष्यों के साथ साथ परिचयात्मक आर्थिक नीतियों की घोषणा की जाती है और नियोजन के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इसमें प्रेरणा व्यवस्था अथवा विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों द्वारा व्यक्तियों से कार्य संपादित कराया जाता है और नियोजन का कार्य सरकार एवं निजी उपक्रमों दोनों के सम्मिलित प्रयासों द्वारा संपन्न होता है। आगे आता है योजना आयोग, जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे चल करके नीति आयोग बनेगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम समझते हैं योजना आयोग। कहता है योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति, ध्यान रखेंगे योजना आयोग की स्थापना केसी नियोगी समिति के आधार पर होता है और यह एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय है। डायरेक्ट प्रश्न पूछी जाती है कि योजना आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, तो आपको लगाना है गैर संवैधानिक, इसका संविधान में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। और परामर्शदात्री यानी कि एक अपना प्लान बताएगा, ठीक है, ये इसको कैसे प्लान बताना है ये सिर्फ परामर्श कर सकता है, ठीक है। कहता है प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस आयोग का एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्वकालिक एवं 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। वित्त, रक्षा, गृह मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू होंगे, जबकि पहला उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। इतना ध्यान रखेंगे। 1950 में स्थापित होती है केसी नियोगी की समिति की अध्यक्षता में। आगे आता है इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, इनकी कोई निश्चित योग्यता भी नहीं होती है। योजना आयोग के सदस्य और उपाध्यक्ष बनने के लिए कोई निश्चित न तो कार्यकाल है और ना ही कोई निश्चित योग्यता है। निश्चित योग्यता कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अनपढ़ भी हैं तो आप उसकी योग्यता के अनुसार हैं, नहीं, कुछ लिमिट है उसके अनुसार। जैसे जज बनने के लिए आपको 10 साल कहीं ना कहीं निचली कोर्ट में आपको वकालत करनी होती है, वकीली निभानी पड़ती है, उसी प्रकार कुछ कुछ इसके लिए योग्यता ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पीएचडी करना है, डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना है, ऐसा कोई योग्यता नहीं है, पर जो शैक्षणिक योग्यता होती है वो होनी चाहिए, ठीक है। कहता है योजना आयोग द्वारा योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है, लेकिन इसे अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी जाती है। बात को समझ में आया? योजना आयोग किसी भी योजना का प्रारूप तैयार करता है, रूपरेखा तैयार करता है, जबकि उससे अंतिम रूप अनुमोदित कौन करेगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम एनडीसी के नाम से जानते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो आइए जानेंगे हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। कहता है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 को सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई। इसके अध्यक्ष व सचिव वही होते हैं जो योजना आयोग के होते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री ही इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। तब समझेंगे कि योजना आयोग जो है यह 1950 में आया। कब आया? 1950 में आ गया था 15 मार्च को, जबकि एनडीसी आया 1952 को, यानी कि 2 साल बाद। और 2 साल बाद आने के बाद भी जो एनडीसी है योजना आयोग की बाप बन बैठा। 2 साल बाद आने के बाद भी योजना आयोग की बाप कौन बना? एनडीसी। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। और जिस प्रकार से योजना आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उसी प्रकार एनडीसी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक इकाई है। योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से एनडीसी का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही कहलाएगा। कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य नियोजन के लिए योजना आयोग एवं राज्यों के बीच सहयोग स्थापित करना है। ध्यान देंगे, योजना आयोग और राज्यों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है वह कौन होता है? एनडीसी होती है। एनडीसी जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की जाती है। इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो मुख्यमंत्री सभी राज्य के, संघ शासित प्रदेश के प्रशासक और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। कहता है कि इसका
कार्य योजना आयोग द्वारा तैयार योजना के प्रारूप का अंतिम रूप देना, समय समय पर मूल्यांकन करना और राष्ट्रीय महत्व की नीतियों को समीक्षा करना है एनडीसी का कार्य। आगे हम जानेंगे वह है इंपॉर्टेंट नीति आयोग, जिसे हमारे मोदी बाबा ने इस बदल करके रखा है योजना आयोग के जगह पर। मोदी बाबा के अनुसार जो नीति आयोग है, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान NITI नीति कहता है कि भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया और जनवरी 2015 को इस संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया और यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा, यानी कि सोचने वाली काम करेगी। कहता है थिंक टैंक के साथ साथ कुछ और भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचेगा और उसको बताएगा कौन। हम सोचेंगे और किसी को बताएंगे नहीं कि ये काम करना है तो वो काम फिर सही नहीं है ना। तो नीति आयोग क्या करता है, थिंक टैंक का काम करता है, निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे तो कहता है योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर, ये दोनों में अंतर समझेंगे, ये खास करके इंपॉर्टेंट रहेगा। कहा जाता है कि योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर है कि इसमें केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण और क्या कहता है कि विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा। नीति आयोग ग्राम पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा। आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, प्रैक्टिशनरों, अनहितधारकों, सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा। इसके अतिरिक्त आयोग कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देगा। ये थी योजना आयोग और नीति आयोग के अंतर। यहां दिया गया है थोड़ा सा एक पॉइंट है कि नीति आयोग की संरचना क्या है। तो कहता है प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, इसमें एक उपाध्यक्ष, पूर्वकालिक सदस्य, पदेन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री और वहां के उपराज्यपाल शामिल होंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे जो है कि भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में निवेश वृद्धि दर 2004-05 की कीमतों पर और प्राथमिकता के क्षेत्रफल, ये जो है यहाँ पर 2004-05 के अनुसार कुछ डाटा दिया गया है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। खास करके यहाँ से अभी जब आगे हम लोग चलेंगे तो वहाँ सारा कुछ दिख जाएगा, सारा जो मॉडल है। यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि पहली दूसरी सब मॉडल क्या था ये, ठीक है। जैसे कि देखें तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56, अभी हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसको, फिर भी एक टेबल में दिया है तो हम लोग जान लेते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना जिसे 1951 से 56 के बीच में चला, इसका मॉडल याद रखेंगे हैरल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। और ये इसका प्राथमिकता क्या था, कृषि, सिंचाई और विद्युत। दूसरा आता है 1956 से 61 जो कि नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है, जो कि भारी उद्योग, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित था। तीसरा 1961 से 66 जिसे हम जे सौंडे सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल के नाम से जानते हैं, जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था, खाद्यान्न और उद्योग से। चौथी आती है 1969 से 74 जहां पर अशोक रुद्र एलन मान्य मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये सभी बुक में आपको नहीं मिलेगा तो इसे ध्यान रखें, ऐसे पूछा नहीं जाता ये, ठीक है। ये चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल नहीं पूछा जाता, आपसे जो पूछा जाता है पहला दूसरा पूछा जाता है, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 कृषि सिंचाई के लिए समर्पित। पांचवा आता है 74 से 79 डीपी धर मॉडल, इसे ध्यान रखेंगे, जन स्वास्थ्य, समाज कल्याण, इन सभी के बारे में पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है। छठा आता है जो रहता है 1980 से 85, 1980 से 85 जो कि आगत निर्गत पर आधारित था, कृषि, उद्योग और ऊर्जा के लिए। सातवां 85 से 90 वस्तु मजदूरी मॉडल था, ऊर्जा खाद्यान्न इसका प्राथमिक क्षेत्र था। आठवीं 1992 से 97 जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल,
जो कि मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विकास से संबंधित है। 9वीं आती है 1997 से 2002, आगत निर्गत मॉडल है, सामाजिक न्याय, ग्राम विकास, रोजगार। 10वां आता है 2002 से 7, जो कि योजना आयोग के पत्र के आधार पर आता है, रोजगार, सुरक्षा, सुधार, इन सभी के बारे में। और 11वीं आती है 7 से 12, योजना आयोग का पत्र है, जो कि विकास को सर्वहितकारी बनाना, तीव्रतर विकास के लिए अधिक संबंधित समृद्धि की दुतरफा नीतिगत बनाना था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि योजना आयोग के पत्र पर ही आया था 2012 से 17, और इसी बीच में 2015 में इसे समाप्त कर दी जाती है। त्वरित, समापोषी एवं आर्थिक समावेशी समृद्धि। अब हम आएंगे एक एक करके सभी पंचवर्षीय योजना को, तो यहाँ से आप नोट करते चलेंगे, आपके बुक होंगे, बुक में अंडरलाइन करते चलेंगे, यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो पसंद आ रही है लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और साथ ही साथ आपको पता ही है अपन दोस्तवन सबके जोड़ल करी। कहता है कि यह योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ होता है, पहली पंचवर्षीय योजना, लेकिन इसका अंतिम प्रारूप दिसंबर 1952 में प्रकाशित हुआ। और उस समय अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों के आयात की समस्या एवं मूल्यों में वृद्धि का सामना कर रही थी, क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हुए, उसके बाद हमारी संरचना सुधारने में, बनाने में बहुत टाइम लगा। इस आधार पर तो कहता है इसलिए इस योजना में कृषि, सिंचाई एवं विद्युत परियोजना को प्राथमिकता दी गई। योजना में प्राप्ति लक्ष्यों से अधिक थी, यानी कि यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया था, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया था वह था 2.1 और हमें प्राप्त हुआ था 3.6 पहली पंचवर्षीय योजना में। कहता है कि राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर 1993-94 की कीमतों पर 3.6% यानी कि लक्ष्य था 2.1%। सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का वह है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953, और उससे भी इम्पोर्टेंट है भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी, हीराकुंड परियोजना। ये सभी प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन है। तो हमें याद रखना है यहाँ पर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसका बनाया, किसको निर्मित किया गया, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसकी स्थापना 1952 में होती है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा जिसकी स्थापना 1953 में होती है, भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब हरियाणा वाली क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश वाली क्षेत्र में भाखड़ा नांगल, वो दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये सभी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही लाया गया था। इसे एक एक करके बहुत ही सावधानी से इसे समझेंगे, ठीक है, तभी आपके दिमाग में रहेगा और काम आएगा। दूसरा पंचवर्षीय योजना आता है 1956 से 61। 1956 से 61 की बात करें तो इसमें तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया और जिसमें भारी उद्योग एवं पूंजीगत माल को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के प्रमुख व्यवधान बंद अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न संकट एवं पूंजी की कमी थी। तो देखते हैं ये क्या, इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ होता है कि इस योजना में ही राउरकेला, जो आपको फैक्ट्री पता होगा, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, इस्पात संयंत्र एवं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चित्रंजन लोकोमोटिव की स्थापना की गई। तो यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, बोकारो बाद में आता है, ठीक है। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये तीनों, साथ ही साथ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चित्रंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई। तीसरा आता है हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, जो कि इस योजना द्वारा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्फूर्तिवान बनाने पर जोर दिया गया। पहली बार संतुलित क्षेत्रीय विकास की अवधारणा पर विचार किया गया, लेकिन ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है, 2-4 जितना इसको टीका लगाना है उतना टीका लगा करके इसे गांठ बांधेंगे। कहता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की मुख्य रूप से जो था आत्मनिर्भर एवं स्फूर्तिवान बनाने पर जोर दिया गया था, लेकिन जो पाकिस्तान और दगाबाज चीन है इसने हमसे युद्ध किया। भारत चीन युद्ध 1962 में हुई, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ और साथ ही साथ प्रकृति ने भी हमें धोखा दिया और भीषण सूखा पड़ा 1965 से 66 के समय।
यानी कि हमारा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वह 1961 से 66 के बीच आया और इसी बीच 3 बड़ी त्रासदियां हुई। पहला भारत चीन युद्ध 1962 में लड़ा गया, दूसरा भारत पाकिस्तान 1965 में हुआ और हम उस समय सही ढंग से हमारे पास न तो सैन्य सेना थी न ही सैन्य शक्तियों के लिए हमारे पास कुछ अस्त्र शस्त्र उतनी मजबूत थे। साथ ही हम चीन से युद्ध लड़े थे और 3 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि पाकिस्तान हम पर अटैक किया और इन सभी के कारण हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। ऊपर से साथ साथ भी प्रकृति का भी मार आया 1965 से 66 में। कहा जाता है कि इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में स्थापित किया गया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसे हम यूटीआई के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे आईडीबीआई के नाम से हम सब जानते हैं, आईडीबीआई की स्थापना 1964 में। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में। और कृषि कीमत आयोग एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। खास करके यहाँ से याद रखेंगे बोकारो इस्पात संयंत्र, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एफसीआई, ये 3 पॉइंट को याद रखेंगे। आईडीबीआई 1964 में, एफसीआई 1965 में, बोकारो स्टील संयंत्र 1964 में, जबकि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी। आगे चलेंगे। अगला जो है हमारा 3 वार्षिक योजना। यहाँ पर कुछ 3 वार्षिक योजना भी आई थी जिसे हम प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। योजना अवकाश हुआ था 1966 से 69 और इस योजना में 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 को योजना अवकाश प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है। कब से कब तक? तो प्लान हॉलीडे जो था 1 अप्रैल 1966 से लेकर के 1969 तक था। तत्कालीन परिस्थितियों में खराब वित्तीय स्थिति, पाकिस्तान के साथ युद्ध, चीन से युद्ध में पराजित होने पर देश का मनोबल टूट जाने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना न शुरू करके सरकार ने वार्षिक योजना करने का निर्णय लिया और इस वार्षिक योजनाओं में एक नई कृषि नीति अपनाई गई और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज, बड़े पैमाने पर उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई क्षमता का विस्तार, भू संरक्षण आदि विधियों पर जोर दिया गया। 3 वार्षिक योजना में कहता है कि वार्षिक योजनाओं में लीड बैंक योजना कब? तो नारीमन समिति की सिफारिश पर आया था 1966-67 में और इसी के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई। लीड बैंक योजना हॉलीडे प्लान जो था उसके अंतर्गत नारीमन समिति की सिफारिश पर आती है और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच होती है। अगला आता हमारा चौथा पंचवर्षीय योजना। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा पोखरण, है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना कहता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। इसके साथ ही आर्थिक सहायता एवं मुद्रास्फीति के कारण वित्तीय घाटे में बढ़ोतरी हुई, जिससे गैर योजना व्यय अधिक हो गई। और चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही इंदिरा गांधी के समय में 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1974 में ही पोखरण में नाभिक के परीक्षण, जिसे हम स्माइलिक बुद्धा कहते हैं, साथ ही साथ सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी 1973-74 की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। अगला आता है हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 79 के बीच रहा और इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इसे ध्यान रखेंगे। गरीबी उन्मूलन किसमें था? तो 5वां पंचवर्षीय योजना में, यानी कि 5 वर्ष की जो पंचवर्षीय योजना थी 5वां में हम गरीब बने। गरीबी उन्मूलन 1975-76 में आपातकाल के कारण योजना की अवधि अवरुद्ध हुई। 1975-76 में जो इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल लगा था, केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं योजना की अवधि को 1 वर्ष घटा दिया। ध्यान देंगे, जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई की सरकार आती है और 1 वर्ष कम कर दी जाती है, यानी कि 74 से 79 है। देख सकते हैं ये 74 से 79 है और अर्थात वित्त वर्ष 1978-79 की जगह यह योजना 1977-78 में पूरी होनी थी। एक नई योजना, छठी योजना 1978 से 83 की शुरुआत जनता पार्टी द्वारा की गई, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया। रोलिंग प्लान किसने लाया? जनता पार्टी ने लाया। जनता पार्टी की सरकार ने लाया, मोरारजी देसाई ने लाया। और कब से कब तक? 1978 से 1983 के लिए।
कहते हैं 1980 में सरकार चेंज हो जाता है ना। 1980 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ कांग्रेस में छठी योजना की शुरुआत 1980-85 के अवधि में के लिए किया गया। छठी योजना 1980-85 में, लेकिन इस समय जनता पार्टी की छठी योजना के 2 वर्ष पूरे हो चुके थे। कांग्रेस सरकार ने पहले 1978-79 को 5वीं योजना में जोड़ दिया। क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी ने जब 1978-79 की जो योजना थी उसे 5वीं योजना में ही जोड़ दिया, जो जनता पार्टी की सरकार ने हटा दिया था, और जिसे जनता पार्टी की सरकार ने घटाकर 4 वर्ष कर दिया था। इस तरह 5वीं योजना आधिकारिक रूप से पुनः 5 वर्षों की हो गई। 1974-79 और दूसरा 1979 से 80 को सरकार ने एक वार्षिक योजना का वर्ष घोषित किया। 1979 से 80 को कहता है कि 5वीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ध्यान देंगे, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही हुई, और साथ ही साथ अंत्योदय योजना और 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अंत्योदय योजना, 20 सूत्री कार्यक्रम योजना, ये सभी की शुरुआत हुई कब? जब कि हम किस लिए? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में चल रहे थे। खास करके काम के बदले अनाज योजना जो कि 1977-78 में, अंत्योदय योजना और 20 सूत्री कार्यक्रम ध्यान रखेंगे। अगला आता है हमारा छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 80 से 85 के बीच चलता है। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेंगे। कहते हैं इस योजना में गरीबी निर्देशांक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति दिन का उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, गरीबी उन्मूलन की बात करेगा तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, जबकि गरीबी रेखा की बात करेगा तो छठी पंचवर्षीय योजना। और इस योजना के प्रमुख मुद्दे थे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक आधारभूत संरचना पर बल, लक्ष्य समूह प्रस्ताव की शुरुआत, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण। इस योजना में IRDP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में आया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए ड्वाकरा DWACRA 1983 में निरूपित किया गया। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम लाया गया 1983 में। और इम्पॉर्टेंट जो है वह है नाबार्ड 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पहला जो हुआ था 1969 में 14 बैंक का हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखेंगे पहली 14 वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के समय हुई, जबकि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आप 6 से 6 को रिलेट करेंगे, 6 बैंक 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 में, सबसे बड़ा नाबार्ड 1982 में, एक्जिम बैंक 1982 में और ट्राइसिम की शुरुआत हुई। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नाबार्ड, एक्जिम बैंक और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इन सभी को। आगे चलें, अगला जो है वह है 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 के बीच आता है, जो कहता है 7वीं योजना में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार एवं समान उत्पादकता में बढ़ोतरी पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय योजना के आधार के रूप में कायम रहे। योजना अवधि में अर्थव्यवस्था 6.02% के स्तर तक बढ़ी है। कहते हैं इस योजना में आरंभ हुए प्रमुख कार्यक्रम स्पीड पोस्ट व्यवस्था, ध्यान रखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्पीड पोस्ट व्यवस्था आती है 1986 में, कपाट की स्थापना होती है 1986 में, और ध्यान रखेंगे सेवी की स्थापना जिस 1988 में होता है, जवाहर रोजगार योजना 1989 में और नेहरू रोजगार योजना 1989 में आती है। हम किस योजना की बात करें? 7वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ध्यान रखेंगे नाबार्ड अगर पूछेगा, नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में होती है। और नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय किसके? 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है, जबकि सेबी की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय 1988 में होती है। स्पीड पोस्ट भी 1986 में आता है और ये सभी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। आगे चलेंगे, खास करके ये याद रखेंगे सेबी और नाबार्ड, सेबी 7वां, नाबार्ड 6ठा, ठीक है। फिर बीच में आता है 2 वार्षिक योजना।
दो वार्षिक योजना कौन कौन सी है? 90 से 92 के बीच में आया और कहा जाता है कि केंद्र में आ रहे राजनीतिक बदलाव और भुगतान संतुलन के संकट के कारण 1990 से 92 के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जा सकी और इसी अवधि में लघु उद्योगों के विकास के लिए 1990 में सीडीबी की स्थापना हुई और 1991 में भारत में आर्थिक सुधार की घोषणा की गई। पॉइंट टू बी नोटेड, हमने अभी यहां तक 3 बैंक को बताया। पहला तो कि नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में, छठी पंचवर्षीय योजना। दूसरा हमने बताया किसके बारे में, तो वो था सेबी, सेबी के बारे में बताया जिसकी स्थापना 1988 में, सेबी की स्थापना 1988 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय, जबकि सीडीबी की स्थापना 1990 में सीडीबी की स्थापना होती है और इसकी कौन सी, तो 2 वार्षिक योजना के समय हुआ था। अब आगे बढ़ेंगे, वह है 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 चलता है, जिसमें कहा जाता है कि इस योजना की शुरुआत एक नए आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, हाँ एक चीज और याद रखेंगे, उदारीकरण की जो काम शुरू हुआ था वो भी 2 वार्षिक योजना के अंतर्गत ही 1991 में शुरू हुई थी, इसे ध्यान रखेंगे, है ना। हम बात कर रहे थे 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 के बीच चला और आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव संसाधन का विकास। अभी आप वर्तमान में हमें कमेंट करके बताएंगे, वर्तमान में जो मानव संसाधन विकास था इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, मानव संसाधन विकास का नाम बदल करके क्या रखा गया है, ये आप बताएंगे। कहा जाता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय में ही भारत 1 जनवरी 1995 को WTO विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना तथा 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत होती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत WTO का सदस्य 1 जनवरी 1995 को 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में बनता है। आगे बढ़ेंगे, आगे है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 के बीच रहा और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात दिखेगा, वह है कि इस योजना के समय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में वित्तीय संकट चल रहा था जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। हालांकि इस समय तक अर्थव्यवस्था 1990 के वित्तीय संकट से बाहर निकल चुकी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। इसके लिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। खास करके ये याद रखेंगे, वित्तीय संकट की स्थिति कब थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 के बीच में और पड़ा कब था? मुख्य रूप से 1990 में। आगे चलेंगे, वह है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो इसके अंतर्गत कहता है कि ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जिससे अर्थव्यवस्था में नियोजन की नीति में बदलाव आया। ये कौन कौन सी है? तो प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दुगना करना, ये आज तक नहीं हुआ। 2007 तक गरीबी का अनुपात 26% से घटाकर 21% तथा 2012 तक 15% बिंदु तक लाना था। कोई भी किसी काम का नहीं हुआ, ये राजनीतिक चला गया, है ना। पर हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दुगना करना था, ये नहीं हुआ। और ये ऐसी लुभावनी योजनाएं हमें हमेशा मिलती है, लॉलीपॉप हमें खिला करके नेता लोग, अपनी राजनीतिक पार्टियां अपना रोटी सेक लेते हैं और हमें मिलता कुछ नहीं है। फिर भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसा मिला है। ये सभी जो कार्य है वो कागजी कार्य है, जमीनी स्तर पर जो दिखता है वो हुआ नहीं, ठीक है। फिर भी सरकार अग्रसर है इस ओर काम करने के लिए, तो हमें धैर्यपूर्वक रहना है, विकास पुरुष जरूर आएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे कि 2003 तक सभी बच्चों को स्कूलों में दाखिल करना और 2007 तक सभी बच्चों का स्कूली पढ़ाई में 5 साल पूरा करना, ये था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। साक्षरता दर को 2007 तक 75% तक पहुंचाना, ये थोड़ी बहुत हुई थी पर पूरा नहीं हुआ था। शिशु मृत्यु दर को 2007 तक 45 प्रति हजार तक, 2012 में 28 प्रति हजार तक और मातृत्व मृत्यु दर 2007 तक 2 प्रति हजार, 2012 तक 1 प्रति हजार तक लाना था। ये सभी अब हमारे काम का है नहीं। वानिकीकरण को 2007 तक 25%, 2012 तक 33% लाना था। वानिकीकरण यानी कि वृक्षावरण, ये सब।
और इस योजना का कृषि में 4% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था, जो कि केवल 3.42% हुआ, और आर्थिक विकास दर का लक्ष्य 8% था और उपलब्धि हुई 7.7%। नेक्स्ट आता है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, और इस योजना के अंतर्गत औसतन 9% की वार्षिक समृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट का प्रभाव इन लक्ष्यों पर भी पड़ा था। ये है आगे फिर है कि 2011वीं पंचवर्षीय योजना के विविध वर्षों में जीडीपी वृद्धि दर, ये हमारे कम का बचा नहीं है, ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ अगर ध्यान रखें कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कब सर्वाधिक वृद्धि हुआ, तो 2010-11 के बीच में। आगे आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 17 के बीच में था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना को दिसंबर 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का केंद्र बिंदु था तीव्र, धारणीय और आर्थिक समावेशी विकास। आगे आता है कि 12वीं योजना के कौन कौन से कार्य हैं, तो सकल घरेलू विकास की समृद्धि दर 8%, निवेश दर जीडीपी का 38.7%, ये सब अब किसी काम का है नहीं, तो इसको हम छोड़ेंगे, आप पीडीएफ में पढ़ लेंगे या हम यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लेंगे आपके हिसाब से अगर काम के रहे तो। पर ऐसे ये हमारे काम की अब फिलहाल है नहीं, ठीक है, क्योंकि अब नीति आयोग आ गया है तो इसका अब उतना काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि योजना के अंत तक 90% भारतीय परिवारों तक बैंकिंग सेवाएं पहुँचाना भी इस योजना का लक्ष्य था, और ये सारा डाटा दिया गया है। तो ये थी आपकी पूरे आर्थिक नियोजन। आगे की जो चैप्टर है वह भारतीय कृषि हम लोग अगले दिन करेंगे, और इससे आगे की जो क्लासेज होगी वो आगे चलेगा, जहाँ पर कृषि, उद्योग, परिवहन, इन सभी को हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आशा करेंगे आपको वीडियो समझ में आई होगी। सारे जितनी पूरी कोशिश हमने की है, जो मेन पॉइंट था उसे समझाने का, फिर भी आपको समझ में नहीं आया, डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे, हम आपके हर एक कमेंट का हम आपको रिप्लाई करेंगे, और आप अपना कमेंट चेक करते रहेंगे, आपको वो रिप्लाई भी ससमय पहुंच जाया करेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक बार लाइक, शेयर, कमेंट करते जाएंगे, और ऐसे ही कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।